हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी बायोलॉजी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और साथ ही साथ आपको बताऊंगा नीट 2024 कहां से सवाल पूछेगा, पेपर में क्या आता है, कहां से पूछते हैं, कैसे सवाल बनाते हैं और आपको एक्चुअली में चीज़ें समझाई भी जाएंगी। आप ऐसा ना सोचना कि बस वीडियो ऐसे ही होगी। तो यहाँ मैं आपको पूरी कोर्स जितना भी एनसीईआरटी बायोलॉजी का है 11 12 दोनों को कवर कर रहा हूँ। पूरा सिलेबस नीट का हम कवर कर रहे हैं। 12th क्लास का हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है और 12th क्लास में एक चैप्टर हमारा रहता है ह्यूमन हेल्थ वाले को, उसको भी कवर कर लेंगे। अभी हम 11th क्लास वाले में 8th चैप्टर जो आपका सेल बायोलॉजी वाली यूनिट है वहाँ शुरू करने जा रहे हैं आज। और इससे पहले के 7 चैप्टर कवर हो चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो करते हैं शुरू। आज की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ के बाद सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ से पूछी जाती हैं। तो आपका यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चैप्टर है सेल बायोलॉजी वाला द सेल। सबसे पहले इन भाई साहब के बारे में एक सवाल जान लो क्योंकि पूछा जाएगा। इनका नाम है GN रामाचंद्रन और यहाँ से आपको एक सवाल पूछा जाएगा ये कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन जो है वो, मतलब ऐसे पूछेंगे कोलाजन प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आप बताओगे ट्रिपल हेलिकल होती है। एक सवाल बनेगा। दूसरा सवाल बनेगा ये कि रामाचंद्रन प्लॉट दिया था, ठीक है ना। तो ये इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिसमें कि कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बात होती है। तो इसके अलावा बाकी यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। नीचे जाएंगे, चैप्टर शुरू हो जाता है। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लिखा है व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ what is it that make an organism living or what is that an inanimate होता है बिना ब्लड वाला and things does not have which a living thing has. The answer to this is the presence of the basic unit of life, that is a cell. तो लाइफ क्या है, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है आपकी। All organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called unicellular organisms. So while the other, like us, composed of many cells, are called multicellular organism. What is cell? Cell क्या है? तो ये लिखा है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। देखो ये कह रही है कि अगर आप अमीबा को भी देखोगे तो अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है जो सारे फंक्शन करता है, डाइजेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है ना। तो सारे फंक्शन करता है, रेस्पिरेशन भी करता है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। Hence, cell is the fundamental and structural and functional unit of living organism. ये 9th क्लास की लाइन है, तो ये ध्यान रखना। सेल जो है फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिखा है अगली लाइन से, एक सवाल यहाँ से मिलेगा आपको कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने सबसे पहले अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंदर लिविंग सेल को देखा। ये सवाल यहाँ से पूछेंगे। फिर सवाल आएगा कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। एक सवाल ये बनेगा आपसे। अगला है द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल इन द सेल। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो बाकी सारी चीज़ें बताई गई। नेक्स्ट हेडिंग है सेल थ्योरी। इन 1838 में ये ईयर याद करना है, मैथियस शेल्डन याद करना है, पूरा नाम याद करना है ये जर्मन थे और याद करना है कि ये बोटनिस्ट थे। इतने सवाल याद करने हैं। Examine a large number of plant and observed that all plant are composed of different kind of cells. सभी प्लांट, इन्होंने देखो प्लांट एग्जामिन किए थे, इन्होंने कहा कि all plant are different kind of cells which form the tissue in the plant at about the same time, उसी टाइम पर। फिर से पूरा नाम याद करना है, थियोडोर बोवेरी and then थियोडोर स्वान and the 1839 ईयर इज़ 1839। एंड फिर याद करना है कि देर ब्रिटिश हैं, इसके बाद याद करना है जियोलॉजिस्ट हैं। इस तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, इन्होंने एनिमल सेल देखी एंड रिपोर्टेड द सेल एज ए थिन आउटर लेयर। इन्होंने कहा कि सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सबसे पहले इन्होंने देखा। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। तो इन्होंने ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने सेल वॉल भी देखा एंड इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। ध्यान रखना, भले ये जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने पर फिर भी सेल वॉल भी देखा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and product of cell. तो इन्होंने कहा, ध्यान से समझना, अगर आपको नीट में प्रपोज्ड पूछा बेटा तो प्रपोज्ड में आपको बताना है, ये श्वान का नाम बताना है, ध्यान रखना है सवाल। और अगर आपको फॉर्मुलेट पूछा तो इन दोनों का नाम बताना है, अभी पढ़ेंगे।
आगे लिखा है शेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट, अगर फॉर्मुलेटेड आया तो दोनों बताने हैं, इन्होंने दोनों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। एंड दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ द न्यू सेल वर फॉर्म। फिर आएगा यहाँ से कि किसने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया, आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया। ये भी एक अच्छा सवाल बनेगा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है बाबू। फिर आगे लिखा है कि हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन द सॉरी आगे लिखा है कि 1855, ये ईयर याद करना है। फिर लिखा है कि इन्होंने कहा कि पुरानी सेल से ही नई सेल बनती हैं, और उसको इन्होंने कहा कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और जिसको बोलते हैं ओमनिस सेलुलाए सेलुली। ये बहुत नाइन्थ का सवाल है पर फिर भी पढ़ लेना। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस इन शेल्डन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। तो इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। एंड सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, दो पॉइंट यहाँ सेल थ्योरी के निकल करके आते हैं, जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, एंड ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, और लिविंग सेल जितना भी होता है वो सारा सेल का बना होता है या सेल के प्रोडक्ट का। ध्यान रखना है कि एक लुइस पास्चर थे, उन्होंने ये लाइन जो है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ये वाली लाइन को, ठीक है। आगे है ऑन ओवरव्यू ऑफ सेल, एंड यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन अनियन पील और ह्यूमन चिक सेल under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, and which is typical plant cell, has a distinct cell wall at its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The cell of the human chick and an outer membrane. तो एनिमल ह्यूमन के एनिमल सेल तो आउटर मेम्ब्रेन होगी, और पर प्लांट की सेल होगी तो उसके बाहर एक और चीज़ होगी, दैट इज सेल वॉल। फिर लिखा है इनसाइड ईच सेल, हर एक सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दैट इज न्यूक्लियस, दैट मीन्स इट इज ए यूकैरियोटिक सेल। अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है तो यूकैरियोटिक सेल कही जाती है। एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, एंड न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आपके डीएनए, ठीक है, प्रोटीन्स और आरएनए के बने होते हैं। डीएनए को असेंबल करती हैं प्रोटीन्स, जिससे कि वो इधर उधर ना बिखर जाए, और क्रोमोसोम का फॉर्म करती हैं, ठीक है, आफ्टर कंडेंसेशन, विच इज इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद उसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम में। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, एंड वेयर इज द सेल लैक द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वहीं पर उसका डीएनए पड़ा होता है, ठीक है ना। डीएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होता है और सेल के बीच में ही पड़ा होता है, उसको कहते हैं जीनोफोर, उसे कहते हैं प्रीमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है ना, और उसको कहते हैं स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड, दैट इज नॉट ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड इट इज। In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called the cytoplasm occupy the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena। ये सवाल यहाँ से पूछेंगे कि साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, मतलब वहाँ पर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। बहुत सारे लिविंग स्टेट जो रिएक्शन चलती रहती है, मतलब मेटाबॉलिज्म जो होता है उसी की वजह से सेल जो है वो लिविंग होती है, ये ध्यान रखोगे। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स, बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती है, ध्यान रखना है इस बात का। And distinct structure called organelles, they are like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, and a vacuole. The prokaryotic cell lack, ये है prokaryotic cell lack, prokaryotic cell में ऐसी कोई भी membrane bound structure नहीं पाई जाती है। अब यहाँ बात यह है कि prokaryotic cell में राइबोसोम तो होते हैं, और राइबोसोम यूकैरियोटिक में भी होते हैं, तो राइबोसोम membrane bound organelle नहीं होती है, इसलिए वो दोनों में है, ऐसा मतलब समझ लेंगे हम। फिर लिखा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो नहीं होती वो दोनों सेल में होंगी, ऐसा ना सोच लेना, ठीक है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। राइबोसोम आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और कुछ प्रोटीनों से मिलकर बने होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एंड दे आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एक्चुअली found in the all cell both eukaryotic as well prokaryotic within the cell। ribosomes are found not only in the cytoplasm, मतलब सेल के अंदर केवल ये साइटोप्लाज्म में ही नहीं मिलते, परंतु उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं, और रफ ईआर पर भी लगे होते हैं, ठीक है, तीनों पर, ये ध्यान रखना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बैक्टीरियल टाइप के राइबोसोम होते हैं 70S, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बैक्टीरियल टाइप होते हैं 70S, और ईआर जो रफ ईआर है उसके ऊपर लगे होते हैं 80S राइबोसोम। यूकैरियोट्स के अंदर की बात हो रही है, प्रोकैरियोट में तो होती ही नहीं है रफ ईआर, वहाँ तो 70S ही होंगे, ठीक है।
फिर लिखा है कि एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कॉल्ड द सेंट्रोजोम। तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, वो भी एनिमल सेल में, यूकैरियोट में भी, एनिमल में ध्यान रखना है। सेंट्रोजोम इज ऑर्गेनली दैट इज हेल्प इन सेल डिवीजन, दैट विल हेल्प इन सेल डिवीजन एंड इट इज़ नॉट कवर्ड बाई एनी मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं होती है, ये ध्यान रखना। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोकैरियोट में होगा, कभी आप सोचो कि इसके ऊपर तो मेम्ब्रेन नहीं है तो ये वहाँ भी होगा, ऐसा ना सोचना, ठीक है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, सबसे पहली बात है सवाल नंबर 1 कि माइकोप्लाज्मा, सवाल नंबर नेक्स्ट सबसे छोटी सेल है। सवाल नंबर नेक्स्ट इसका साइज याद करना है, इसको PPLO भी कहा जाता है, कह देते हैं, ठीक है, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। फिर लिखा है कि वाइल द बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 म्यूएम, बैक्टीरिया इससे भी बड़े बड़े होते हैं पर यहाँ दिया नहीं है, कोई बात नहीं। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच एंड यूकैरियोटिक सेल है ये। अमंग मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल का साइज याद करना है, मतलब सीधा सीधा बस याद करना है कि ह्यूमन की RBC का साइज 7.0 म्यूएम इन डायमीटर होता है, ये याद करना है आपको यहाँ से। जबकि ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल उसका एग होता है, ठीक है, लार्ज एग। नर्व सेल लॉन्गेस्ट होती हैं, लार्जेस्ट नहीं होती, लार्जेस्ट होता है एग। And cell also vary greatly in their shape. They may be disc shape, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, or even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. नेक्स्ट हेडिंग है प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल चलेगा, उसके बाद चलेगा यूकैरियोटिक सेल। देखो लिखा है कि द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, मतलब यहाँ से एग्जांपल याद करने हैं कि कौन कौन प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स हैं, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स है, PPLO प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है बाबू। एंड ये निमोनिया कोज करता है, ये ध्यान रखना। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल। दे मे बी वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर, 4 बेसिक शेप होती हैं। रोड के जैसा होता है बैसिलस, स्पैरिकल होता है कोकस, कोमा शेप होती है विब्रियो, और स्पायरल शेप होती है स्पायरलम, ठीक है बाबू। चलो, and the organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotics exhibit a wide variety of shape and function. All prokaryotes, चाहे कोई भी हो, तो सबके चारों तरफ एक सेल वॉल होती है, ये ध्यान रखना है। और सेल वॉल जो है आपको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, वैसे किताब में है नहीं, म्यूरिन की बनी होती है एंड दैट इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है सेल वॉल। इतना तो कर लेना आप याद, है ना बेटा। फिर लिखा है कि यहाँ पर कि आगे लिखा है कि and the cell membrane except in mycoplasma, that means mycoplasma are the bacteria, they do not have the wall outside, जिनके पास wall नहीं होती। and the fluid matrix filling the cell is the cytoplasm, there are no well defined nucleus, the genetic, ये ध्यान रखना भाई, यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है कि बैक्टीरिया के पास well defined nucleus नहीं होता है। and the genetic material is basically naked, genetic material क्या होता है उनका, DNA होता है। तो DNA बेसिकली नेक्ड होता है, नेक्ड मीन्स टू से दैट नॉट कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं करती है। एंड द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड, तो ये ध्यान रखना। नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो न्यूक्लियस भी नहीं होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक DNA, द सिंगल क्रोमोजोम, मतलब ये कह रहे कि जीनोमिक DNA के साथ साथ, जिसे हम सिंगल क्रोमोजोम भी कह सकते हैं पर सही शब्द नहीं है, पर कह देते हैं कि एक ही होता है ना। तो जैसे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, यहाँ लिखा नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड है, कभी आप समझ जाओ, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA है, वही उसी को ही सिंगल क्रोमोसोम बोल देते हैं बस। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर DNA, एक करे उसके अलावा, इसके अलावा एक और कुछ बैक्टीरिया, सबके नहीं, कुछ बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर DNA होता है आउटसाइड द जीनोमिक DNA, ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो भी डबल स्टैंडर्ड होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? द स्मॉलर DNA दैट इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो, उसके खास बात बताऊं मैं, प्लाज्मिड, जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होते हैं ना, उसको एक्स्ट्रा में एक कैरेक्टर मिल जाता है, कोई भी कैरेक्टर, अगर वो प्लाज्मिड उसे कोई भी कैरेक्टर दे रहा होता है तो वो डिपेंड करता है क्या दे रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ प्लाज्मिड ऐसे जीन्स रखते हैं जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, मतलब उन प्लाज्मिड के कारण, उन DNA प्लाज्मिड के कारण जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक, कोई एंटीबायोटिक जिसके लिए रेजिस्टेंस है वो काम नहीं करती, मारती नहीं उसको। In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelle, फिर से लिखा है, like the one in eukaryote are found in prokaryote except ribosome. राइबोसोम को छोड़ करके बाकी कोई ऑर्गेनली नहीं मिलती है।
प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो कुछ इंक्लूजन बॉडी होती हैं सेल के अंदर, ऐसे ही बस बिना मेम्ब्रेन बाउंड कुछ स्टोरेज बॉडी पड़ी रहती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। A specialized differentiated form of the cell membrane called the mesosome। तो बैक्टीरिया में आप जाओगे तो आपको, जैसे ये बैक्टीरियल वॉल है, इसके अंदर आपको मिलेगी मेम्ब्रेन। तो वो मेम्ब्रेन इस तरह से कुछ भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती होती है ट्यूबुलर टाइप की, जिसे हम कहते हैं मीजोजोम। तो ये मीजोजोम कुछ नहीं होता, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं बस। मतलब बैक्टीरियल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर मीजोजोम बनाती है, ये ध्यान रखना। एंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये एक सवाल, तगड़ा तगड़ा सवाल यही है, ये भाई ये पूछते हैं इनमें से प्रोकैरियोट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान रखना। द मीजोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोकैरियोट्स, ध्यान रखना। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सवाल बनेगा कि ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, बस अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन ऐसे मुड़ गई है और सरफेस एरिया बढ़ा रही है बस। नेक्स्ट सेल एनवेलप लिखा है कि एंड इट्स मॉडिफिकेशन लिखा है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर। ये याद करना है 3 लेयर स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा। सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स आएगा जो कवर होता है, जो एंटीबायोटिक वगैरह से बचाता भी बैक्टीरिया को। एंड बाय द सेल वॉल, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल दो ईच लेयर द एनवेलप फॉर्म द डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स on the basis of the difference in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Christian Graham। तो क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेनिंग प्रॉपर्टी बनाई थी। स्टेनिंग मतलब कलर करने का तरीका बनाया था। उसमें मैं सीधा एक नाम बता रहा हूँ बस, कि वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर से कलर करते थे। जो कलर ले लेते थे वो ग्राम पॉजिटिव, इतना ही समझो, ज़्यादा है वैसे तो, पर जो कलर ले लेंगे वो ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं लेंगे वो ग्राम निगेटिव कहलाते थे। ठीक है, जो ग्राम निगेटिव थे ना, उनकी वॉल में ना पेप्टाइडोग्लाइकन की मात्रा कम होती है और इसमें ज़्यादा होती है। इतना ज़्यादा मत पढ़ो, क्रिस्टल वॉयलेट याद कर लेना बस। तो क्रिश्चियन ग्राम जो थे, उनका जो स्टेन था, जो कलर था, वो दैट इज़ द क्रिस्टल वॉयलेट। उसके हिसाब से 2 तरह के बैक्टीरिया हुए, ग्राम पॉजिटिव हुए, ग्राम निगेटिव हुए, बस। ठीक है, फिर आगे लिखा है ग्लाइकोकैलिक्स। तो लिखा है कि ग्लाइकोकैलिक्स भी ऐसा होता है, अगर वो बहुत थिक है, हार्ड है, तो वो कहलाता है कैप्सूल। अगर वो थोड़ा लूज है तो कहलाएगा स्लाइम लेयर, ध्यान रखना। ठीक है, द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप। द सेल प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। तो बैक्टीरिया को फटने से बचाता है ये सेल वॉल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर। तो ये तो हमेशा ही होगी, किसी की भी हो, यूकैरियोट की हो, किसी की हो, सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैसी होगी। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना भाई, उसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। एंड इंटरेक्ट विद द आउटर साइड द वॉल, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द यूकैरियोट्स। वो आगे पढ़ोगे। लिखा स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड द मीजोसोम, पीछे पढ़ाया था। ये मीजोसोम होता है विच इज फॉर्म्ड एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ने बनाया होगा इसको अंदर की तरफ मुड़ के। दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ, या तो ये गोला गोला होंगे, वेसाइकल होंगे, या ट्यूब होंगे, या लेमिला होंगे। एंड दी हेल्प इन द, यहाँ से सवाल याद करना है, ये पूछा जाएगा कि भैया ये मीजोसोम जो होते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, एक सवाल, डीएनए रेप्लिकेशन में दूसरा सवाल, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल तीसरा सवाल, दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपायरेशन चौथा सवाल, सिक्रीशन प्रोसेस पांचवा, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन छठा, एंजाइमेटिक कंटेंट सातवां। ये सारे पॉइंट आपको पूछे जाएंगे कि पूछेंगे मीजोसोम का क्या फंक्शन है। ज़्यादातर लोग रेस्पिरेशन वाला सवाल पूछते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, in some prokaryotes like the cyanobacteria there are other membranous extension into the cytoplasm that is called chromatophores। तो कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर इस तरह से कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, जो सिमिलर टू थैलाकॉइड होते हैं। जैसे कि थैलाकॉइड होते हैं ना यूकैरियोट में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो जो सिक्के के जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह। तो यहाँ जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस तरह से मुड़ के, यूं मुड़ के क्रोमेटोफोर का फॉर्मेशन करती है। द क्रोमेटोफोर इज द मेम्ब्रेन एक्सटेंशन हैविंग द photosynthetic pigment inside the membrane there are photosynthetic pigment not in cytoplasm or not in the between the space between the membrane and the cell wall। तो ध्यान रखना उस मेम्ब्रेन में होंगे पिगमेंट्स। फिर आगे लिखा है कि बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब बैक्टीरियल सेल के पास फ्लैजिला है या फिर नहीं है, डिपेंड करता है। इफ़ मोटाइल अगर है तो उसके पास एक बड़ी सी फ्लैजिला होगी,
और डिपेंड करता है कितनी है, क्या है, नंबर ज़्यादा, वो उसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं, वो अब आते नहीं हैं, आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको सीधा पढ़ना है बस यहाँ कि बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है उसके 3 पार्ट हैं, याद कर लेना। फिलामेंट है, ऊके बेसल बॉडी है, एंड द फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन, फिलामेंट बाहर निकला जाता है, ये ध्यान रखना बस सेल सरफेस से बिसाइड द फ्लैजिला। और फिर एक बात मैं दोबारा बढ़ाता हूँ, ये सवाल बनेगा, सॉरी छूट गया मेरे से। यहाँ पे लिखा है ना कि मोटाइल है, तो फ्लैजिला जो है ना वो फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल लिखा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना इसको यहाँ पे, ठीक है, मार्क कर लेना। फिर लिखा है बैक्टीरिया शो ए नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला, बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट है, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, ठीक है। बिसाइड फ्लैजिला के अलावा सेल के पास पिलाई और फिमरी 2 और स्ट्रक्चर पाई जाती हैं सेल के सरफेस के ऊपर, पर ये नीट में आएगा यहाँ से कि ये चलने में, मोटिलिटी में कोई रोल प्रदान नहीं करती हैं, मूवमेंट नहीं कराती। इनका काम क्या है वो बताएंगे। लिखा है द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ द ट्यूबुलर है, ध्यान रखना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है पिलाई, जो कि स्पेशल प्रोटीन पिलीन नाम की प्रोटीन की बनी होती है। जैसे यहाँ फ्लैजिला जो बैक्टीरिया की है वो फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन की बनी होगी, फ्लैजिलिन, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ये स्ट्रक्चर में यूकैरियोटिक फ्लैजिला जैसी नहीं होती है, ठीक है ना, उसके जैसी नहीं होती है, ठीक है बाबू। वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की है और ये फ्लैजिलिन की है। तो पिलाई पिलीन प्रोटीन की बनी होती हैं। पिलाई का काम होता है जब ये बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, सीटी। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब पिलाई के द्वारा बनाई जाती है, जिसके द्वारा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल निकल करके दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचता है कॉपी होके। द फिमरी छोटी होती हैं। देखो यहाँ से सवाल बनेगा, इलोंगेटेड अगर पूछा तो पिलाई है, और अगर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक कहा तो फिमरी है, ऐसा सवाल आएगा। एंड दे आर स्प्राउटिंग द सेल द बैक्टीरिया दे आर नोन टू हैव इन अटैच द बैक्टीरिया, मतलब अगर बैक्टीरिया को किसी सरफेस पर अटैच करना है तो वहाँ फिमरी का रोल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है राइबोसोम्स एंड द इंक्लूजन बॉडीज। नेक्स्ट है राइबोसोम एंड द इंक्लूजन बॉडीज। लिखा है कि इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत तगड़ा सवाल है, देखो ये लाइन ना नीट में आएगी और ये होएगी नहीं, पता नहीं कितनों से नहीं होती ये लाइन। तो ध्यान रखना कि अगर बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन है ये वाली, तो भैया राइबोसोम इससे अटैच होते हैं। ऐसा नहीं कि साइटोप्लाज्म में नहीं होते, पर इससे भी अटैच होते हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है, ये गलत ना कर देना। चलो फिर लिखा है कि दे आर अबाउट साइज, याद करना है। ये पता नहीं कितनों को नहीं याद रहेगा, पता नहीं कितने बच्चों को याद नहीं रहेगा साइज, गारंटी देता हूँ। 15 mm से 50 mm तक याद नहीं रहता, मेरे को पूरा पता है, तो ये याद करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एंड दो सब यूनिट के बने होते हैं वो राइबोसोम बैक्टीरिया में, एक छोटी सब यूनिट होती है और एक बड़ी होती है। छोटे वाली जो है वो है 30S अकॉर्डिंग टू द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, बड़े वाली है 50S। दोनों यूनिट आपस में मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ी होती हैं। बड़े वाली यूनिट के अंदर होता है आपका 23S rRNA, छोटे में होगा 16S rRNA, और यहाँ होगा 5S rRNA एंड सम प्रोटीन्स। प्रोटीन दोनों यूनिट में होती है, दोनों यूनिट बनी होंगी प्रोटीनों के साथ rRNA के मिलने के कारण, इसलिए इसको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एक पूरे में बोलते हैं। वैसे राइबोसोम है 70S, जो कि 50 + 30 होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। छोटी वाली यूनिट 30, बड़े वाली 50S। सैवर्टबर्ग यूनिट है, आगे बढ़ाऊंगा। और इनका काम है प्रोटीन फॉर्मेशन करना, दे आर प्रोटीन फैक्ट्री। लिखा है कि इन साइज एंड डिबेट दे आर मेड अप द 2 सब यूनिट 50S and 30S यूनिट विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70S प्रोकैरियोटिक ग्रुप राइबोसोम्स। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये सवाल है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA, तो ये एक सवाल है कि आपको बता देता हूँ, जैसे mRNA है, ये जैसे DNA होता है ना, DNA के अंदर प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन होती है, जिनको नहीं पता वो इन्फॉर्मेशन mRNA में आ जाती है अब जेनेटिक कोड की फॉर्म में। उसके बाद इसी अगर एक राइबोसोम, मतलब एक mRNA के ऊपर 5, 6, 7, 8 राइबोसोम लगे हों और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं उसको पढ़ के, तो इस कंडीशन को पोलीसोम कहा जाता है, ठीक है, या पोलीराइबोसोम। ये बहुत आता है सवाल, ध्यान रखना। लिखा है कि द स्ट्रक्चर दैट इज मैनी राइबोसोम्स अटैच विद द सिंगल mRNA टू फॉर्म ए चेन कॉल्ड द पोलीराइबोसोम और पोलीसोम। द राइबोसोम और पोलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। लिखा है इंक्लूजन बॉडी, तो मैं बता दूं इंक्लूजन बॉडी किसी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ऐसी गलती ना कर देना, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है क्योंकि बैक्टीरिया है।
तो लिखा है रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज एंड दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। यही इसका तगड़ा सवाल है, बस ये वाला, ये एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। साइटोफाइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनमें मिलते हैं। एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं ये। तो यहाँ ध्यान रखना कि बैक्टीरिया का स्टोर फूड क्या है, ग्लाइकोजन है। फिर लिखा है गैस वैक्यूल आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखो यार ये तगड़ा सवाल है। जो ये नहीं होते ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले को लाइट चाहिए होती है, तो लाइट चाहिए होती है तो इनको सरफेस पे रहना होता है, बाहर पानी की सरफेस पे रहना होता है। तो मतलब इनको गैस वैक्यूल चाहिए होती है जो इनको ब्योयेंसी प्रोवाइड कराती है, तैर सकते हैं मतलब ये ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट इन हेडिंग है यूकैरियोटिक सेल। दिखाया था यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट। देखो ध्यान रखना भाई, सारे प्रोटिस्टा यूकैरियोट हैं, प्लांट हैं यूकैरियोट, एनिमल यूकैरियोट है, फंजाई यूकैरियोट है, सब यूकैरियोट है, ठीक है। एंड इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली मिलते हैं, तो एक कंपार्टमेंट मतलब तेरा कमरा मेरा कमरा इस तरह से अलग अलग हो गया है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड यूकैरियोटिक सेल प्रोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप। ये बात तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कई बार, ठीक है, कि इनके पास जो है वो एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा सा कलर ले लेता हूँ ये वाला, ये मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ लिखा है कि यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप, ये पता है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर एंड देयर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम बना लेता है, जब सेल डिवाइड होती है तब बनाता है क्रोमोसोम, अदरवाइज ढीला ढाला क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ा रहता है। All eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells are different as the former is the cell wall, whereas plastered in large cell central vacuole, which are absent in animal cell. On the other hand, animal cell have centriole। तो ये यहाँ से मार्क कर लेना कि एनिमल सेल के पास एक स्ट्रक्चर दैट इज सेंट्रियोल पाई जाती है, जो कि ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में एबसेंट होती है, सब में नहीं, ऑलमोस्ट में लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में एबसेंट होता है। बढ़िया सवाल है ये। जहाँ देखो यार, जैसा सीधा बताता हूँ, जहाँ फ्लैजिला है तो वहाँ सेंट्रियोल है, जैसे एल्गी में मिलेगी, ब्रायोफाइटा में फ्लैजिला है, टेरिडोफाइटा में है, वहाँ मिलेगा सेंट्रियोल। तो इसलिए लिखा नहीं है, सब प्लांट में गायब नहीं होती, होती है, ठीक है, इनमें। चलो नेक्स्ट है फोटो। तो फोटो तो भैया देख लेना, ज़्यादा फोटो में सवाल मेरे को लगता नहीं कुछ बनेगा, एक बार ऐसे ही देख लेना ध्यान से सारे फोटो दोनों, कुछ ऐसा सवाल नहीं है। तो ये सेंट्रियोल दिख रहे हैं 90 के एंगल पर लगे हुए, यही मेरे को लगता आएगा, तो आप इसे ध्यान से देख लेना, बाकी कुछ नहीं है टेंशन। चलो फिर है भैया सबसे पहले स्ट्रक्चर दैट इज मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले आप मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखोगे, उसके बाद मैं इसको पढ़ूंगा, ठीक है। चलो ये फोटो। अब सबसे पहले आप एक बात सुन लो छोटी सी, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो लिपिड की बाइलेयर होती हैं, वो भी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड एक इस तरह का, वैसे तो बड़ी स्ट्रक्चर है पर अगले बायोमोलिक्यूल में बता दूंगा, पर फॉस्फोलिपिड ऐसा होता है, इसकी दो टांगें होती हैं और एक हेड होता है ये। तो जो हेड है ना, इस पे होता है चार्ज, और जो टेल होती हैं इन पे चार्ज नहीं होता। तो टेल होती हैं हाइड्रोफोबिक, और जो हेड होता है बाबू वो होता है हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है ना, तो वो आपका ये गोला गोला जो दिखा ये है, और दो टेल हैं फैटी एसिड की बनी हुई होती है नीचे दो टेल। तो जब आप ऐसे सोचो कि जो हाइड्रोफोबिक में जो पार्ट है ना, जैसे मान लो दो लिपिड हैं, तो ये वाटर से दूर रहना चाहता है, तो वाटर से दूर दूर रहना चाहता है, तो ये पता क्या करता है, ये ऐसे कर लेता है, मतलब दो लिपिड का हाइड्रोफोबिक पार्ट तो एक तरफ हो जाता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर आ जाता है। तो इसीलिए जो मेम्ब्रेन है आपकी वो लिपिड की बाइलेयर हो जाती है इस तरह से, मतलब लिपिड की बाइलेयर बन जाती है, ये ध्यान रखना। उस लिपिड की बाइलेयर में मैं सीधे बताऊं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, कि उस लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीनें आर पार लगी होती हैं, जैसे कि इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएगी, और कुछ प्रोटीनें सरफेस पर होती हैं, उन्हें पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। ये ध्यान रखना, दो तरह की प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन यू कैन से और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यू कैन से। वी कैन ईजिली रिमूव द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये भी ध्यान रखना। और दो तरह की प्रोटीन पाई जाती हैं, कुछ आर पार धंसी रहती हैं, कुछ पेरिफेरल पर पाई जाती हैं, बाहर पाई जाती हैं। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ शुगर लिखा हुआ है, ये द शुगर इज कॉल्ड एज ओलिगो न्यूक्लियो ओलिगोसेकेराइड
तो ओलिगोसेकेराइड मतलब ये कार्बोहाइड्रेट की एक छोटी चेन होती है जो 7-8 कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी होगी, जो कि बाहर यहाँ पर अगर लिपिड के साथ लगी हुई है तो ग्लाइकोलिपिड बनाएगी, और अगर प्रोटीन के साथ लगी है तो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। यही ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती हैं, जैसे मान लो सेल है ये कोई, तो ये सेल की जो रिकॉग्नाइजेबिलिटी है सेल्फ का, जैसे मान लो आपकी सेल्स हैं तो उनकी सरफेस का जो रिकॉग्निशन है, आपका पर्सनल रिकॉग्निशन मतलब तुम्हारी सेल जो है, उसमें इनका बहुत रोल होता है। सेल सरफेस रिसेप्टर्स ये बनाती होती हैं, इनके काफ़ी सारे काम हैं, ठीक है। तो नॉन सेल्फ और सेल्फ की पहचान में भी ये कार्बोहाइड्रेट ही मदद करता है कि ये हमारी है या दूसरे की, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा बीच में लिखा हुआ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का काम है मेरे भाई मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी करना, मतलब मेम्ब्रेन स्टेबल रहे ना, ऐसा हो कि 50 डिग्री पे जाकर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी पिघल जाए, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि मेम्ब्रेन आपकी जो है वो जम जाए, मतलब वो हार्ड हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। तो ये इसका काम है, ये उसको मेंटेन करता है, बाकी और भी काम है। तो अभी तो इतना ही जान लो, इट मेंटेन्स द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ये ध्यान रखना। और जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड मोज़ेक कहा जाता, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। मोज़ेक तो कहते हैं प्रोटीनों की वजह से प्रोटीन धसी रहती हैं कहीं कहीं जगह पर, और लिपिड की जो लेयर है दैट इज़ ए फ्लूइड लाइक लेयर, वो फ्लूइड लाइक होती है, तो इसलिए इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या फिर इंडिया में रसगुल्ला मॉडल भी होता है। तो ये एक सेंगन एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था, ये यही प्रचलित मॉडल है। इसमें बाकी चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। एक छोटी सी बात, अगर कहीं भी हम कह रहे हैं कि कुछ भी, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो वो कहाँ होगी, मेम्ब्रेन में। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो ये होती है ना अंदर वाली, यही इंजाइम बनाती हैं, और यही जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ोगे तो वो मेम्ब्रेन के अंदर होगी, एक्चुअली यहाँ पर होती है मेम्ब्रेन। लिपिड के बीच में प्रोटीन धसी रहती हैं, दे एक्ट लाइक एंजाइम, ये ध्यान रखना। जैसे आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस होती है तो वहाँ ग्रैनम होती है, ग्रैनम की थैलेकॉइड्स होती हैं, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर आपके पिगमेंट्स होते हैं। तो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर एसोसिएटेड विद द पिगमेंट्स, ये ध्यान रखना आप ध्यान से, ठीक है। मतलब इस तरह की गलतियाँ ना करना। ये है मेम्ब्रेन का मॉडल, बाकी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं, बस ज़्यादा बातें तो करनी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। लिखा है कि द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडी ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। सवाल मिल गया 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। भाई ये सवाल आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नॉल एंड रस्का नाम के साइंटिस्ट थे वो। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. These studies showed that the cell membrane is mainly composed of the lipid and proteins, and the major lipid are phospholipid, ज़्यादातर lipid phospholipid है, that are arranged in a bilayer. Also, the lipid are arranged within the membrane within the membrane with the polar head towards the outside, and the hydrophobic tails, they are made up of fatty acid. They are present inner part, towards the inner part, and this ensures that non-polar tail are saturated hydrocarbons is protected from the water से छुप के रहती हैं। And in addition to the phospholipid, membrane are also contain cholesterol, बता दिया। Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate. The ratio of the protein and lipid vary considerably in cell type. In human being, the membrane of the, ये है बस, ये जो नीचे फोटो है ना, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन का है, तो यहाँ मार्क करो ये इरिथ्रोसाइट आरबीसी की मेम्ब्रेन। और ये आरबीसी की क्यों ली है, पता है क्यों? क्योंकि आरबीसी में ना कोई ऑर्गेनल ही नहीं होती। तो जब आप आरबीसी को रप्चर करके मेम्ब्रेन निकाल लोगे ना, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया की आ जाएगी या किसी और की, क्योंकि वहाँ तो है नहीं, तो वो सेल मेम्ब्रेन की आएगी। समझ आई ना? इसलिए यहाँ आरबीसी की पढ़ाई जा रही है, घोस्ट होता है वो, ठीक है, ध्यान रखना है। एंड हैज अप्रोक्सीमेटली 52%, ये लाइन भूल जाएंगे बच्चे तो याद करना, गलती ना करना इसमें, कि उसमें ना 52% प्रोटीन होती है और 40% लिपिड होते हैं, ठीक है भाई। लिखा है डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ द एक्सट्रैक्शन, ये ध्यान रखना, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इंटीग्रल और पेरिफेरल। जो बाहर से आराम से निकल जाती हैं दे आर पेरिफेरल, जो अंदर होती है वो नहीं निकलती, दे आर इंटीग्रल। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीरियर प्रोटीन आर पार्शियल और टोटली बuried इन द मेम्ब्रेन, मतलब पूरी तरह धसी होंगी या आधी धसी होंगी मेम्ब्रेन में। ध्यान से देख लो, कार्बोहाइड्रेट केवल और बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो इसी और भी वजह से मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि वो एसिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक नहीं होती, ठीक है। चलो फिर यहाँ लिखा है एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय द सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। याद करना है, इसे फ्लूइड मोइक मॉडल कहते हैं, याद करना है। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल्स, तो क्वेसी फ्लूइड होता है बाबू सेमी फ्लूइड, क्या होता है? सेमी फ्लूइड, ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना मेम्ब्रेन से ना कुछ भी ऐसे ही नहीं चला जाता आर पार, गैसेस चली जाती हैं आर पार,
बाकी सबको मेम्ब्रेन में से जाने के लिए परमिएबिलिटी नहीं होती है। मेम्ब्रेन में चैनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, वो चैनल की तरह काम करती है, वो तब चीज़ों को ज़रूरत होती है जाने देती है, नहीं तो नहीं जाने देती। सारे चैनल रेगुलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन खुला दरवाज़ा है, सेल में से घुसो निकलो बाहर अंदर बाहर, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। भले ही कंसंट्रेशन किसी की ज़्यादा हो या बाहर या अंदर कम हो, ऐसा नहीं कि वो फिर भी अंदर घुसा जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। सब कंट्रोल्ड मैनर में चलता होता है। ठीक है। एंड लिखा है कि ये सवाल यहाँ से आता है, क्वासी फ्लूइड वाला लाइन। लिखा है कि लिपिड इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन। लिपिड को इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन। मतलब लेटरल मूवमेंट, प्रोटीन मतलब ऐसे 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 चल सकती है मेम्ब्रेन में, यूं यूं, जैसे चेस खेलते हैं इधर उधर। ठीक है, ऐसे नहीं, इधर उधर फ्लिप फ्लॉप नहीं करती, नीचे वाला ऊपर नहीं होता, ऊपर नीचे होता, ऐसे नहीं होता। होता है पर आपको नहीं जानना। Within the overall bilayer, this ability to move within the membrane is measured as fluidity. The fluid nature of the membrane is also important for the fluid nature होने से क्या फ़ायदा है, जैसे कि सेल ग्रोथ, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, जैसे कि सिक्रीशन, जैसे कि एंडोसाइटोसिस, जैसे कि सेल डिवीजन। तो ये फ़ायदे हैं बाबू। ठीक है। फिर लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। यही इसका काम भी है। ठीक है। ये क्या करती है भाई, यहाँ से जाओ मेरे अंदर से निकल के सेल में। एंड लिखा है द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, ऐसा नहीं कि कोई भी घुस जाएगा। किसी के लिए परमिएबल होती है, किसी के लिए इम्परमिएबल, किसी के लिए सेमी परमिएबल। फ्लूइड्स जो होते हैं उनके लिए सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, ध्यान रखना। टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट एंड दे आर शोइंग द पैसिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी नहीं चाहिए होती जिसको। देखो यार, ऐसा है, एनर्जी नहीं चाहिए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर भी चैनल नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं चाहिए, रास्ता देगी प्रोटीन्स, रास्ता देंगे जाने के लिए। ऐसा नहीं कि भैया कोई पैसिव जाता है मतलब उसे जाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती, और वो एक तरफ हाई कंसंट्रेशन एक तरफ लो कंसंट्रेशन है तो बस वो यूं ही घुस जाएगा। ना ना, ऐसा नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यार। देखा है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जो न्यूट्रल है, जिन पर कोई चार्ज नहीं है, वो जा सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन से, पर जो चार्ज है भाई वो नहीं जा सकते, बिकॉज दे हैव द हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड द टेल्स आर हाइड्रोफोबिक along the concentration gradient. तो and that is from higher concentration to the lower. Water may also move across this membrane from the higher to lower concentration. तो water भी चैनल से जाता है। वाटर चैनल कहते हैं एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन्स कहते हैं वाटर चैनल को। मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय डिफ्यूजन इक्वल टू ऑस्मोसिस। अगर सॉल्वेंट्स जा रहे होते हैं मेम्ब्रेन से आर पार तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, पर जाएंगे वो भी हाई टू लो, मतलब अपनी हाई टू लो। एक तरफ पानी ज़्यादा एक तरफ पानी कम, तो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ जाएगा, तो वो ऑस्मोसिस हो रही है। ठीक है, ज़्यादा पानी से कम, मतलब जिस चीज़ को जाना है ना, बस उसकी कंसंट्रेशन देखनी है ध्यान से। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द नॉन पोलर बाइलेयर एंड दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन the membrane to facilitate the transport across the membrane. A few ions of molecule are transported across the membrane against their concentration gradient. तो कुछ जो है वो लो टू हाई भी जाते हैं भाई, ये ध्यान रखना। कुछ कहाँ जाएंगे, लो टू हाई जाएंगे, तो भैया उसमें लगेगी एनर्जी। लो टू हाई जाने में लगती है एनर्जी, ऊर्जा लगती है, तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लिखा है फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन सच ए ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच द एटीपी इज यूटिलाइज एंड द इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, 3 सोडियम, ये ना गलती करना, इधर बना रहा हूँ, कभी तुम कर दो, करते ही हो वैसे, तुम बच्चे अच्छे नहीं हो ना। 3 सोडियम जाते हैं साइटोप्लाज्म से बाहर और 2 पोटेशियम आते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में अंदर। तो ये सही है, और ये आएगा, कभी सोच रहे हो नहीं आएगा, कर देना इसको। ठीक है। हेडिंग है सेल वॉल, लिखा है यू मे कॉल रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म एन आउटर कवरिंग फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फंजाई इन प्लांट। फंजाई मिलती है, प्लांट मिलती है, दोनों में। सेल वॉल ऑफ नॉट ओनली गिव द शेप बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये सवाल है अगले वाला। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड द बैरियर टू द अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल। देखो वैसे तो वॉल होती है परमिएबल, सेल वॉल वैसे तो परमिएबल होती है, पर अनडिजायरेबल बड़े मॉलिक्यूल को जाने नहीं देती ये भी। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ द, सवाल है एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज की, गैलेक्टन्स की, गैलेक्टन होते हैं गैलेक्टोज के पॉलीमर, मैनन्स है मैनोज के पॉलीमर, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट इनकी बनी होती है। वाइल इन अदर प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज की भी, नॉर्मल प्लांट में सेल्यूलोज की या हेमी सेल्यूलोज साथ में होगा, पैक्टिन्स होंगे और प्रोटीन्स होंगे। तो ये गलती होगी बहुत ज़्यादा यहाँ से, बच्चे सेल वॉल में प्रोटीन नहीं लगाते,
बस गए, ध्यान रखना। द सेल वॉल इज अ प्राइमरी वॉल एंड द सेल वॉल यंग प्लांट इज अ प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ये है प्राइमरी वॉल ग्रोथ करती है इंटूसेप्शन से। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ ना ऐसे कभी कभी इंटूसेप्शन से, तो ये नोट कर लिया करो फटाक से, मन करे तो। द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ग्रोथ इंटूसेप्शन से ग्रोथ करती है विच इज ग्रेजुअली डिमिनिश एंड इज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड। तो ये है बस सवाल जो नीट में आएगा आप पास कि भाई अगर मान लो एक सेल है ना, ये अरे बन जा, मान लो ये सेल है, चलो तो इस सेल में मान लो ये प्राइमरी वॉल है, अरे कलर बदल दूँ, देखो ये है प्राइमरी वॉल, तो ना सेकेंडरी वॉल ना इसके अंदर आएगी, यहाँ पे। अब आप पूछोगे बाहर क्या है, तो बाहर ना मिडिल लैमिला है। एक्चुअली ये ऐसा है, ये दूसरी सेल की वॉल है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी, तो ये ऐसा सीन है। तो बीच में लाल वाली है मिडिल लैमिला और दोनों तरफ प्राइमरी वॉल है, उसके अंदर है सेकेंडरी वॉल। तो ये पूछते हैं कि सेकेंडरी वॉल कहाँ बनती है, तो आप बता देना कि भाई ये इनर साइड में बनती है। ये बहुत बढ़िया सवाल है यार, पूछते हैं इसको ये। The middle lamella is layered mainly in the calcium pactate, which is hold and glue the different neighboring cell together. The cell wall and middle lamella has been traversed by the plasmodesmata. बाबू देखो ध्यान से लिखना, क्या लिखा है, सेल वॉल एंड मिडिल लैमिला, सेल वॉल एंड मिडिल लैमिला मे बी हमेशा नहीं, ये ध्यान रखना है, मे बी लिखा है, मे बी हमेशा नहीं, मे बी ट्रेवर्स बाय द प्लाज्मोडेस्मेटा, और इन्हें बनाती है ER। ये सवाल कोई पूछ ले किसने बनाया, ER ने। ठीक है, तो ये कभी कभी प्लांट में ऐसा होता है कि वॉल जो होती है ना उसके बीच में ना ऐसा रास्ता होता है, तो मतलब वो रास्ता जो है ना यहाँ, ओ सॉरी माय गॉड, वो रास्ता मतलब ऐसे होता है, तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, करे ऐसे ऐसे, तो सेल के सेल में कनेक्शन होता है, कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म वगैरह इधर उधर मूव करता रहता है। फिर लिखा है कि ठीक है, जो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन बनाती है। चलिए आगे, नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, पहला ही सवाल आएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आएगा, तो आप बता दोगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आएगा ER, गोल्गी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये चारों आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा मिलेंगे बन करके, मतलब इन्हें आपस में फंक्शन जुड़े हुए हैं, इनके सारों के फंक्शन आपस में जुड़े हैं। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है, प्रोक्सिसोम्स है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब हैं, ये सारे अलग हैं, मतलब ये अलग अलग अपना काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ध्यान रखना। फिर हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पूरा सिस्टम क्या एक्चुअली है। तो मैं सवाल बता रहा हूँ सीधे सीधे फटाफट से, देखो यार सुनो। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब होता पता क्या है, ये जल्दी सुन लो। अंदर होता है सेल के न्यूक्लियस में DNA, DNA का ट्रांसक्रिप्शन से बनता है RNA, mRNA, और mRNA निकल के बाहर आएगा। बाहर आने के बाद राइबोसोम के पास जाएगा। राइबोसोम भाई साहब उससे बनाएंगे प्रोटीन, ये बना दी प्रोटीन। ये प्रोटीन मेम्ब्रेन वेसाइकल में बंद हो जाएगी, और ये प्रोटीन की वेसाइकल जो है, ये जो प्रोटीन की जो वेसाइकल है, ये वेसाइकल जो है प्रोटीन की, यहाँ से निकल के ER से निकल के, मतलब यूं करके इधर करके गोल्गी बॉडी के पास जाएगी। अब गोल्गी बॉडी जो होती है ना, वो इसके पास ही होती है, मतलब यहीं पे होती है, इसके पास ही, किसके भला, ER के। तो ये गोल्गी बॉडी के पास आएगी। तो गोल्गी बॉडी में पता क्या है, गोल्गी बॉडी में ना दो फेस हैं, एक तो ऐसा सिस फेस, एक है ट्रांस फेस। तो सिस फेस होता है उसका ये कॉन्वेक्स टाइप का, मान लो ऐसा है, ये कॉन्वेक्स फेस जो है ना इसका सिस फेस है, और जो कॉनकेव टाइप का फेस होता है ना वो होता है इसका ट्रांस फेस, वो कॉनकेव वाला होता है ट्रांस फेस। तो बाबू पता क्या है, जो ER की साइड होता है ना दैट इज़ द कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स वाला ER की तरफ रहता है, और जो कॉनकेव टाइप का है वो रहता है ER से दूर। तो कॉन्वेक्स वाला कहलाता है सिस और दूसरा कहलाता है ट्रांस। तो फिर वो जो वेसाइकल है प्रोटीन की, जो ER से आई है, जिसमें प्रोटीन बंद है, वो यहाँ पे आके जुड़ जाती है कॉन्वेक्स वाले फेस पे, जिसे कहते हैं हम फॉर्मिंग फेस। क्या कहते हैं, फॉर्मिंग भी इसका नाम है। फिर भी जाएगी गोल्गी बॉडी के पास। तो गोल्गी बॉडी हैव सम एंजाइम्स, दे विल कन्वर्ट एंड दे विल मॉडिफाई दिस प्रोटीन, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसके साथ प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ना हो तो जोड़ देंगे, मतलब उसके साथ जो भी चीज़ें करनी होती है वो कर लेगी। मॉडिफिकेशन होता है एक्चुअली यहाँ पे। जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं उनका मॉडिफिकेशन ज़्यादातर यही होता है, सिक्रेशन, जो सेल बाहर छोड़ेगी, जो सेल को बाहर छोड़ना है वो यहाँ गोल्गी बॉडी में आएगा, और गोल्गी बॉडी उसको मॉडिफाई करेगी और फिर सेल से बाहर भेज देगी, मतलब वो ट्रांसपोर्ट कर देगी, ऐसा है। तो यहाँ ध्यान रखना। तो इधर से फिर वो प्रोटीन जो है मॉडिफाई होकर निकलती है कॉनकेव वाली साइड से ही यूँ। तो ये बस इतना फंक्शन ध्यान रखना। तो ये तीनों कनेक्शन हो गए, दो कनेक्शन हो गए ना, ER का और गोल्गी के दोनों का। तो फिर अगर ये जाएगा तो कई बार वैक्यूल में स्टोर हो जाएगी, तो वैक्यूल भी इससे जुड़ जाएगी, ये वाली बात है बस। ठीक है,
तो वो डायरेक्शन होता है, मतलब डिपेंड करता है कि कहाँ भेजी जा रही है प्रोटीन, जैसे कि सेल से, मतलब गोल की बॉडी से फिर लाइसोसोम में, मतलब लाइसोसोम भी बनेगा, लाइसोसोम भी इससे बनेगा, अभी समझाऊंगा कैसे बनेगा, या फिर वैक्यूल डायरेक्शन हो रखा है, पेरोक्सिसोम को गई है, अलग अलग जगह पे भेजी जाती है प्रोटीन बना के, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये कनेक्शन है, हुआ समझ आई ना, तो ये हमें समझना है बस। देखो यहाँ लिखा है कि ER या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स reveal the presence of the network of reticulum of the teeny tubular structure scattered in the cytoplasm called the endoplasmic reticulum, or hence ER divided the intercellular space into two parts, that is the luminal और the inter outside extraluminal। मतलब ER के बाहर वाला पार्ट तो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म जो है, ER के बाहर जो साइटोप्लाज्म है वो तो बन गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, और जो ER के अंदर वाला जो पार्ट है वो बन गया ल्यूमिनल पार्ट। वो ल्यूमिनल वाला पार्ट होगा और बाहर वाला होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वाला पार्ट, ठीक है, ऐसा सीन है। फिर लिखा है द ER ऑफन शो राइबोसोम्स अटैच टू इट। ER जो है वो आपके शो करते हैं राइबोसोम जुड़े हुए, मतलब ER से अगर राइबोसोम जुड़े हुए हैं तो आप ध्यान रखना, ER से अगर राइबोसोम लगे हुए हैं तो आपका वो कहलाएगा आपका फिर रफ ER, उसके साथ जुड़ा है तो वो कहलाएगा रफ ER, और अगर नहीं जुड़े तो स्मूथ ER कहलाएगा। लिखा है द ER ऑफन शो राइबोसोम्स अटैच टू द आउटर सरफेस एंड द ER बियरिंग राइबोसोम ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द रफ ER, वो रफ ER होगा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड कॉल्ड स्मूथ ER, तो नहीं है तो उसके बाद वो स्मूथ ER होती है। फिर दोनों के फंक्शन लिखे हैं। RER जो है वो उन सेल में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है जिनमें प्रोटीन बनती है, क्योंकि यार RER पे राइबोसोम लगे हैं, सीधे बात है। एंड दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन द न्यूक्लियस, ये भी ज़रूरी बात है। एंड स्मूथ ER का सवाल एक ही आएगा कि स्मूथ ER जो है वो लिपिड बनाती है, और ये ध्यान रखना कि वो स्टेरॉयडल हार्मोन बनाती है। पता क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं ना वो लिपिड के बने होते हैं, स्टेरॉयड तो फैट होते हैं। तो ये सवाल पूछते हैं कि SER बनाती है क्या, तो आपको स्टेरॉयडल हार्मोन जितने पता है ना, पता मतलब जैसे एड्रिनल कोर्टेक्स वाले हार्मोन स्टेरॉयड हैं, ठीक है, वो याद होने चाहिए। तो जैसे आपको टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब स्टेरॉयड्स हैं, तो ये SER बनाएगी, ध्यान रखना। फिर है गोल्गी भाई, लिखा है कैमिलो गोल्गी भाई, इन्होंने बताया था गोल्गी के बारे में, लिखा है T98, ये याद कर लेना सन। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड, तो डेंसली स्टेन्ड है, इसका स्टेनिंग 9th क्लास में दे रखी है, चाहे सिल्वर नाइट्रेट से स्टेन करते हैं, एंड ब्लैक रिएक्शन कहते हैं उसको। एंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, दीज वर लेटर नेम्ड एज गोल्गी बॉडी आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक सिस्टर्नी ऑफ, ये साइज याद करना है सिस्टर्नी का आपको, ठीक है, और जो फ्लैट डिस्क है वो उनका साइज़ दिया है, याद कर लेना। दीज आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, ठीक है, एंड वेरिड नंबर अलग अलग हो सकती है। द गोल्गी सिस्टर्नी आर कनेक्ट कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट, ये है बस सवाल जो आपको पढ़ना है कि भाई कॉन्वेक्स फेस को देखो, कॉन्वेक्स सिस है और सीसी फॉर्मिंग है, ये वाला फेस तो होता है ER की साइड जहाँ प्रोटीन की वेसिकल जुड़ेगी आके। और फिर लिखा है कि द मैच्योरिंग फेस दैट इज कॉनकेव ट्रांसफर मैच्योरिंग फेस, ये होता है दूसरी तरफ जहाँ से मैच्योर होकर प्रोटीन निकलेगी। एंड द सीस एंड द ट्रांस फेस ऑर्गेनली एंटायर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसा है, ट्यूब्यूल्स से जुड़े होते हैं। द गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, ये मार्क करो, पैकेजिंग का काम है इसका। और इंट्रासेलुलर टारगेट सेल के अंदर भी भेजता है या फिर सेल के बाहर सिक्रीशन करता है, दोनों बातें ध्यान रखना। मटेरियल जो है वो पैक होता है वेसिकल्स में ER से, और आकर के सिस फेस पर फ्यूज होता है गोल्गी के, और वहाँ से फिर वो मैच्योरिंग फेस से बाहर निकलता है, और इसीलिए गोल्गी और ER आपस में जुड़े भी होते हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज करता है राइबोसोम वो ER पर, वो मॉडिफाइड होती हैं यहाँ पर ER के अंदर और सिस्टर्नी में, और वो फिर बाहर रिलीज कर दी जाती हैं। तो मेरे को जो सवाल पता है वो मॉडिफाइड वाला सवाल बहुत आता है यहाँ से, इसे ध्यान रखना। और ये ज़रूर ध्यान रखना कि इधर सिस कौन है, सिस कॉन्वेक्स है, कॉनकेव ट्रांस है, फॉर्मिंग मैच्योरिंग कौन है, मैच्योरिंग ट्रांस है, इस तरह याद करना है। फिर ये दो सवाल यहाँ से आते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, अगर मतलब देखो किसी प्रोटीन के साथ अगर गोल्गी ने जोड़ दी कार्बोहाइड्रेट तो वो बन गई ग्लाइकोप्रोटीन, अगर किसी के साथ जोड़ दिया लिपिड तो बन गया ग्लाइकोलिपिड। इसको ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं, इन दोनों के लिए वर्ड है। पहला वाला ग्लाइकोसाइलेशन है, लेशन, और दूसरा ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट है लाइसोसोम, तो यार इनके बारे में ज़्यादा यहाँ दिया नहीं है तो मैं ज़्यादा बताऊँगा भी नहीं, क्योंकि क्या करोगे इतना। बस ये ध्यान रखना कभी कभी ऐसी वेसिकल्स गोल्गी बॉडी से बन के निकलती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, क्योंकि इंजाइम प्रोटीन है तो आएंगे ही, तो वो वेसिकल फिर आपकी लाइसोसोम बनाती है।
मतलब इमेच्योर लाइसोसोम बनता है पहले, फिर वो प्राइमरी लाइसोसोम जिसे कहते हैं वो बनाती है। फिर जब सेल के अंदर डाइजेशन होना होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होना होता है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर सेल लाइसोसोम्स का यूज करती है, ध्यान रखना, बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, बेटे लिख लेना ऊपर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। तो ये भी सवाल है, कौन बनाता है? गोल्गी। द GERL सिस्टम होता है, उससे बनते हैं। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइसिस, लाइपेजेस, प्रोटीएज, कार्बोडेज, सब इसके अंदर 40 डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच 4.8 लगभग पीएच पर ये काम करता है, बहुत एसिडिक पीएच है 4.8, ठीक है। इसके लिए इसके अंदर ना, जैसे मान लो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये लाइसोसोम है, इसके अंदर ना हाइड्रोजन आयन पंप किए जाते हैं बाहर से, जिससे इसके अंदर पीएच जो है ना एसिडिक हो जाए, ध्यान रखना ये बात। फिर लिखा है दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए लिखा है नेक्स्ट वैक्यूल। द वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड, फिर से याद रखना सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है वैक्यूल भी, और उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट, उसकी मेम्ब्रेन को। लिखा है द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल एंड द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ध्यान रखना है। इन प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई द 90%, वहाँ बड़ी होती है, एनिमल सेल में छोटी होती है, नहीं भी होती। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट, ये सवाल मार्क करो, प्लांट सेल में टोनोप्लास्ट जो होती है वो भैया बहुत सारे आयंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपने अंदर पंप करती है। तो भैया पंप करती है तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, दैट मीन्स ATP लगेगा, तब जा कर के चीज़ें वैक्यूल में घुसेंगी, बिकॉज दे हैव पंप। तो लिखा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पंप भी होगा, पता नहीं कहाँ गया, अच्छा पंप तो है नहीं, तो वो अगेंस्ट लिखा है तो वो एक्टिव ही है, समझ लेना है। And hence their concentration is significantly higher in the vacuole and than in the cytoplasm, that's why the transport is active, ये लिख लेना इसके आगे। इन अमीबा के अंदर होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फ्रेश वाटर, और बस वो तो क्या बताऊँ, छोड़ो। मतलब अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि आपकी क्या करती है, ओस्मो रेगुलेशन करती है, मतलब किडनी वाला काम करती है। एंड इन मैनी सेल एज इन प्रोटिस्टा में आपको फूड वैक्यूल मिलेगी, फैगोजोम्स जिसे कहते हैं, एंड आर फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो फूड पार्टिकल को जब सेल निगल लेती है तो उसे फैगोजोम कहा जाता है, लिक्विड हो तो पिनोजोम कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन कहलाता है, लिखा आगे अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन, तो इसका स्टेन का नाम है जेनस ग्रीन बी, यहाँ दिया नहीं है, जब तक आप इसे उससे नहीं रंगोगे तो दिखाई नहीं देगा। एंड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जितनी ज़्यादा एक्टिव सेल होगी, जैसे किडनी सेल हुआ, स्पर्म हुआ, न्यूरॉन्स हुआ, इनमें ज़्यादा मिलते हैं। फ्लाइट मसल्स बर्ड की वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व। नेक्स्ट याद करना है, टिपिकली सॉसेज शेप होता है, सिलेंड्रिकल होता है, हैविंग डायमीटर 0.2 to 1 μm, याद करना है। साइज लेंथ याद करनी है 0.1 to 4.1 μm, ये याद करना है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज ए डबल मेम्ब्रेन, ये सवाल है, डबल मेम्ब्रेन में 3 याद कर लेना, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो फिर लिखा है द स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। तो यार मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ क्योंकि तुम्हें पता नहीं समझ भी आएगा नहीं आएगा। जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है भाई, इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो पता क्या करती है, ऐसे मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है, ऐसे, और सरफेस एरिया बढ़ाती है मुड़ के, इस तरह से है। तो वो इनर मेम्ब्रेन ही, पर वो ऐसे ऐसे मुड़ जाती है इस तरह से। और यहाँ देखोगे ना तो ये अंदर वाला जो एरिया बचा है दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ये जो है दो मेम्ब्रेन के बीच में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और ये है दोनों मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन पता कैसी, जैसे पीछे पड़ी है, वही फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ध्यान रखना। और इसको जो मुड़ी हुई उंगली जैसी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। इसके अंदर DNA होता है, वही बैक्टीरिया जैसा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ये सवाल है भाई, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA है इसके अंदर। और ध्यान रखना इसके अंदर मिलते हैं राइबोसोम्स जो कि हैं 70S, और मैमल्स में होते हैं 55S, ये ध्यान कर लेना अगर करना है तो। और आपको भाई मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स के अंदर आपका यहाँ पर मैट्रिक्स में चलता है क्रैब साइकिल, वो आप पढ़ोगे आगे, क्रैब साइकिल मैट्रिक्स में चलता है। और जो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी भी उसमें आ गया, मतलब पूरा मेम्ब्रेन ही, पूरा मेम्ब्रेन जो है उसमें चलता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहाँ चलता है? मेम्ब्रेन में चलता है। मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होते हैं ना, दे विल एक्ट एज एंजाइम, समझ रहे हो ना, ये ना गलती कर देना।
तो फिर ये बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखते हैं, डिवाइड करते हैं फ्यूजन से बैक्टीरिया की तरह। पढ़ो। लिखा है द स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू इक्वल कंपार्टमेंट। द आउटर कंपार्टमेंट इज द इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स हैविंग द एंजाइम फॉर Krebs साइकिल एंड लिंक रिएक्शन, ये याद कर लेना बेटा। And the outer membrane form the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane form an infolding called the cristae. And the cristae increase the surface area. That means enzymatic content, जो उसके अंदर एंजाइम है वो भी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ETS ज़्यादा चलेगा। The two membrane have their own specific enzyme, दोनों में मिलते हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के एंजाइम होते हैं, बता दूं आपको, और अंदर वाली में होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो वहाँ पूरा रेस्पिरेशन चलता है। आप पढ़ोगे आगे। दे प्रोड्यूस सेल एनर्जी, ATP बनाते हैं। ये वही बच्चों वाला सवाल है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पॉजेस सिंगल सर्कुलर, ये भाई सिंगल है ना, पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंगल, एक, सिंगल एक, पर DNA वैसा ही है, ऐसा डबल स्टैंडर्ड। तो इसमें सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA है। यहाँ पे ना लिख लो डबल स्टैंडर्ड, ये ध्यान रखना। एंड फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स 70S हैं, मैमल्स में 55S होते हैं। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय द फीजन। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पता क्या होता है, मिनस वो होते हैं, मतलब ये एंडोसिम्बायंट होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में घुसे हैं बाहर से, एंड दे आर समटाइम दे आर बैक्टीरिया। इसका नाम पता क्या है बैक्टीरिया का? रिकेट्सिया प्रोविजिस्की नाम होता है इसका, पर तुम पे तो आएगा नहीं। तो वो बैक्टीरिया था, वो घुस गया सेल के अंदर, बन गया माइटोकॉन्ड्रिया, वो वहीं रहने लग गया आराम से। पहले खाने के नाम का घुसा था पर रह गया वहीं। तो दे आर एंडोसिम्बायोंट एंड दे डिवाइड बाई लाइक बैक्टीरिया, दे आर एक्चुअली बैक्टीरिया। और बस, और तो कुछ नहीं। एक आधी बात और है, वो मैं छोड़ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़नी, ठीक है। और ये भी बात है कि इनके पास अपना खुद का DNA होता है, अपनी कुछ प्रोटीनें खुद बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगला है एडिंग प्लास्टिड, और लिखा है प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूकेरियोट्स एंड दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, दे बेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। देखो यार, पिगमेंट ना मेम्ब्रेन में होते हैं इनकी, ठीक है, ध्यान रखना है। And thus imparting a specific color to the plant. Based on the type of pigment, plastid can be classified into chloroplast, green होते हैं, chromoplast colored, leucoplast white. The chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for the trapping light energy essential for photosynthesis, and the chromoplast fat soluble. ये मेरे को लगता है ये है तगड़ा सवाल। ये chromoplast is the pigment which is fat soluble because carotenoids होते हैं फैट से सॉल्यूबल। क्रोमोप्लास्ट में जो फैट सॉल्यूबल पिगमेंट होते हैं वो कहते हैं कैरोटिनॉइड्स। और भाई बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना इसको। एंड लाइक कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल्स एंड अदर। तो जेंथोफिल भी एक तरह से कैरोटिनॉइड ही होते हैं, बस उनमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ये ध्यान रखना। मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं जेंथोफिल, और जो कैरोटिनॉइड है ना उसमें हाइड्रोजन होती है और कार्बन होता है, ऑक्सीजन नहीं होती। This gives the part of the plant yellow, orange or red color. The leucoplasts are the colorless plastid or vary shape and size with stored nutrient. ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो आपके वाइट होते हैं, मतलब कलर नहीं होता उनमें, जैसे कि स्टार्च को स्टोर करने वाले अमाइलोप्लास्ट हैं, और इलायोप्लास्ट होते हैं ऑयल को स्टोर करने वाले, और एल्यूरोप्लास्ट होते हैं प्रोटीनों को स्टोर करने वाले। इनका नाम याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है majority of the chloroplasts of green plant are found in the mesophyll cell of the leaves. These are lens shaped, oval, spherical, discoid, even ribbon-like organelle having the variable length 5 to 10 mm याद करना है, width भी याद करनी है, नंबर याद करने हैं। क्लेमाडोमोनास में 1 होता है, और ग्रीन अलगी बाकी 40-50 हो सकते हैं, 20-40 हो सकते हैं किसी भी मेसोफिल सेल में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेनस, ये याद करना है। और जिनमें से, मतलब क्योंकि मैं पूरी स्ट्रक्चर इसकी जो है फिर ज़्यादा डिस्कस वहाँ पढ़ेंगे ना बाद में फोटोसिंथेसिस में, तो अभी आप देख लो काम के सवाल। ऑफ द टू, दोनों मेम्ब्रेन जो होती है उनमें से इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। तो ये है सवाल, ये है सवाल ना, इसमें ध्यान रखना। इनर मेम्ब्रेन जो है वो लिमिटेड परमिएबल होती है, लेस। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इन द क्लोरोप्लास्ट कोल्ड स्ट्रोमा, अंदर फ्लूइड जो है वो स्ट्रोमा स्पेस है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक कोल्ड थैलेकॉइड होते हैं, उसके अंदर थैलेकॉइड मिल मिल के क्या बनाते हैं, ग्रैनम, जैसे एक थैलेकॉइड फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरह से रख के ना 40-50, तो ग्रैनम फॉर्म करती होती है ये, ठीक है।
तो थैलेकोइड एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है भाई, ऐसी गलती ना कर देना यार। थैलेकोइड डबल मेम्ब्रेन नहीं, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, थैलेकोइड बेटा सिंगल ही मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, ऐसी गलती ना करना। लिखा है प्रेजेंट द स्ट्रोमा, तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन है। थैलेकोइड आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक पैरेलल टू स्पाइरल्स आर कॉइन ऑफ ग्रेना एंड द सिंगुलर ग्रेनम और द इंटरग्रेनल थैलेकोइड्स। इसका मतलब होता है कि जो दो ग्रेनम होती हैं उनको जोड़ने के लिए ना, ये इस तरह से कनेक्शन है जो बीच में, इन्हें कहते हैं हम स्ट्रोमा लैमेली, और ये या फिर फ्रेट चैनल भी कहते हैं, जो कि ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करती होती हैं। इनमें भी वैसा ही पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे थैलेकोइड में है, वो पढ़ेंगे आगे। फिर लिखा है कि इन एडिशन द देर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली and the connecting the thylakoid of different granum. The membrane of the thylakoid enclose a space called the lumen. तो जो थैलेकोइड के अंदर की जगह है उसे कहते हैं ल्यूमेन। एंड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। मतलब ध्यान रखना, स्टार्च बनता है ना वहाँ पे, तो उसको बनाने के लिए जो स्ट्रोमा है उसके अंदर मिलते हैं एंजाइम। केल्विन साइकिल चलती है वहाँ पे, आपको पता होगा ना, तो वो यहीं चलती है स्ट्रोमा में। और कुछ प्रोटीन भी फॉर्म होती हैं, क्योंकि वहाँ राइबोसोम भी है ना, तो प्रोटीन कहाँ बनेगी, वहीं बनेगी, ठीक है, तो उसके भी एंजाइम वहीं होंगे, तो ये कॉमन सेंस है। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड, तो यहाँ लिख दिया, पीछे लिखा नहीं था, ध्यान रखना, वो भी ऐसा ही है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल नहीं है, तो कॉपी भी हो सकती है। और राइबोसोम्स होते हैं 70S। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलेकोइड, तो थैलेकोइड के अंदर होता है पिगमेंट, है ना भाई। एंड द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70S एंड द साइटोप्लाज्मिक 80S, तो ये तो पता ही है आपको। नेक्स्ट राइबोसोम, फिर से पीछे पढ़ा है था, अब दोबारा फिर आ गया ये। राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऑफ जर्डिन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेंस पार्टिकल कॉल्ड द जॉर्ज पेलाडे। सवाल आएगा पेलाडे पार्टिकल क्या है, आंसर है राइबोसोम, 1953, ठीक है। एनिमल सेल में इसने देखा था, तो प्लांट सेल में अलग आदमी ने देखा था और एनिमल में अलग देखा था, ध्यान रखना है, ठीक है। एनिमल में देखा था इसने और प्लांट में देखा था रॉबिन्सन ने, ठीक है। एंड दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर नॉट सराउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन, तो पता है पहले से ही, आरएनए की बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, आरआरएनए बनता है, उससे जुड़ती है प्रोटीन और बन जाता है राइबोसोम। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S, पता है, जबकि बैक्टीरिया 70S। ईच राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट लार्जर स्मॉलर, तो द 2 सब यूनिट 80S की होती हैं 60-40, और यूकैरियोट प्रोकैरियोट के पीछे बताई थी ना 50-30 होती हैं। एस का मतलब क्या है, याद कर लो, एस होता है सैवडबर्ग को यूनिट एंड स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अब ये पता क्या होता है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो किसी ट्यूब में, तो उसका जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है किसी का भी, वो उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, जब हम डेंसिटी और साइज़ के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट करते हैं, तब हम ये वर्ड का यूज करते हैं। ये सवाल आएगा, ठीक है, कि भाई सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट किसका मेजर है, ऐसा सवाल पूछेंगे। एंड बोथ द 70S एंड 80S राइबोसोम कंपोज ऑफ 2 यूनिट, पता लग गया सबको, कोई चक्कर नहीं है। फिर है साइटोस्केलेटन, 2 लाइन लिखी है। लिखा है इन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर consisting of microtubule, microfilament, intermediate filament present in the cytoplasm collectively referred to cytoskeleton. The cytoskeleton is a cell involved in the many functions such as mechanical support में काम करता है, मोटिलिटी, क्योंकि फ्लैजिला जो है वो बनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप मेंटेन करता है माइक्रोफिलामेंट, ये ध्यान रखना। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन की प्रोटीन है, और जो इंटरमीडिएट है वो कई अलग अलग प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। बाकी ज़्यादा इससे कचरा पूछा नहीं जाएगा, दिमाग कम लगाना, ठीक है। चलो थोड़ा ध्यान रखना, शेप वेप मेंटेन करता है माइक्रोफिलामेंट, और सेल के अंदर जो पूरा सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होता, पड़े रहते हैं वो ना, पूरा एकदम टाइटली इधर उधर प्रोटीन उनको जोड़ के रखती हैं। ये सेल के अंदर स्केलेटन होता है इनका, वो फंसा के रखता है सबको, ऐसा है। तो इंट्रासेलुलर मूवमेंट होते हैं वो भी इसकी मदद से होते हैं। फिर है फ्लैजिला और सीलिया, भाई इनकी सेल का, इनका जो स्ट्रक्चर है देखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। ये फ्लैजिला का सेक्शन कटिंग है, फ्लैजिला की जो बाहर वाली जो फिलामेंट है बड़े वाला, उसका सेक्शन कटिंग है। इसमें सीधा सीधा सवाल है कुछ। पहला सवाल, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, एक क्वेश्चन। दूसरा, अंदर आपको 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मिलेंगे, 9 डबलेट, जिनमें से बड़े वाला ए, ये वाला बी कहलाता है, ए और बी, इस तरह के डबलेट्स मिलेंगे जो आपस में एक प्रोटीन से जुड़े होते हैं, जिसे इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं, जिसका नाम है नेक्सिन। नहीं याद रहता ना करना। बीच में आपको 2 और मिलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, ये पूरे फिलामेंट, ठीक
ठीक है। ये आपस में जुड़े हुए हैं एक लिंक से, जो लिंकर प्रोटीन है उससे जुड़े होते हैं। इसके चारों तरफ एक शीट यानी एक कवर चढ़ा होता है इस तरह का, जो कि आपका प्रोटीनेशियस कवर होगा, वो उसको कवर करके रखता है सेंट्रल पार्ट को। सेंटर में आपको मिलेंगे 2 माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल में मिलेंगे 9 डबलेट्स, तो 9+2 विद सेंटर वाले के साथ मिला करके 9+2 अरेंजमेंट हो जाता है। फिर आप देखोगे ए माइक्रोट्यूब्यूल से ना एक डंडा नीचे आया बीच में, ये डंडा कहलाता है पता क्या, स्पोक। 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं इसमें। और ये शाफ्ट, ये एक्चुअली ऐसा होता है, देखो मैं बनाऊँ आपको, ऐसा होता है, मतलब आपको फ्लैजिला आपने काटी है ना कोई, तो वो ऐसे होती है, यूँ आप उसका सेक्शन देख रहे हो ऐसे, अब ये ऐसा, सॉरी ऐसा, तो मतलब आप समझ गए होंगे बात क्या एक्चुअली, मतलब हम इसको ऐसे ऐसे देख रहे हैं, मतलब एक डंडा है वो, इसको ऐसे काट के देख रहे हैं, सेक्शन देख रहे हैं उसका, ठीक है। तो उस सेक्शन के अंदर ऐसा है, तो मतलब अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ये बी वाला, तो ये इसमें पूरे में इस तरह से है पीछे, यूँ इस तरह से। तो मतलब पूरा जो पाइप है पूरा, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं डबलेट्स में। तो यही सवाल है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। ए वाला पूरा है, बी वाला आधा है, मतलब ए वाले के अंदर 10 फिलामेंट 13 होते हैं, ये बताना नहीं है मेरे को, फालतू बता रहा हूँ। और इसमें 10 होते हैं, मतलब 10 ट्यूबुलिन प्रोटीन के 10 फिलामेंट हैं ऐसा, ठीक है। बस नीचे पढ़ते हैं। लिखा है सीलिया एंड फ्लैजिला, लिखा है सीलिया एंड फ्लैजिला सिंगुलर फ्लैजिलम आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स of the cell membrane. Cilia are small structure which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding the fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for the cell movement. The prokaryotic bacteria also possess flagella, पर ये ध्यान रखना, पहले बता दिया था मैंने, बैक्टीरिया वाली का ना ऐसा नहीं होता जैसे यूकैरियोटिक होती है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला. The electron microscopic study of cilia and flagella show that they covered by the plasma membrane. ये नीट में आएगा, ये होगा नहीं तुमसे. एंड देयर कोर कोल्ड, उनका जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल वाला पार्ट है, उसे कहते हैं एक्सोनीम. उसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, डबलेट्स होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं, पेयर एक सेंटर में पाया जाता है और 9 पेरिफेरल में पाए जाते हैं, फिर वो 9+2 अरेंजमेंट बना लेते हैं, ठीक है बाबू. एंड द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज एंड आल्सो इंक्लूड बाय द सेंट्रल शीथ. सेंट्रल शीथ दो नहीं है, एक सेंट्रल शीथ है, उससे कवर है, लाल वाला जो पड़ा था ऊपर, विच इज कनेक्टेड टू द वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द ईच पेरिफेरल ट्यूबलेट बाय द रेडियल स्पोक. रेडियल स्पोक लगा होता है ए वाले से. 9 रेडियल स्पोक्स, बिल्कुल सही बात है. और वो लिंकर प्रोटीन से जुड़ा है, ठीक है, मतलब पेरिफेरल वाले जो है आपस में नेक्सिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं, लिंकर प्रोटीन से. बोथ द सीलिया एंड फ्लैजिला, ये सवाल है, दोनों ही सीलिया और फ्लैजिला नीचे बेसल बॉडी होती है दोनों में. बेसल बॉडी जो एक्चुअली सीलिया फ्लैजिला की है ना, वो सेंट्रियोल ने बनाई है, बस आप ऐसे याद करो, आगे बढ़ोगे सेंट्रियोल. तो बेसल बॉडी किसने बनाई है? सेंट्रियोल ने. समझ आई, ये वाली बात है. और नीचे दिया है सेंट्रियोल. ये तगड़ा सवाल है भाई, इसको याद कर लेना. सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, एक्चुअली होता ही है कि एक सेंट्रोजोम ना एक एरिया है सेल के अंदर, उसकी मेम्ब्रेन तो कुछ होती नहीं है. मान लो एक सेंट्रोजोम है, अबे बन जा, तो ये सेंट्रोजोम एक एरिया हुआ, इसके अंदर ना 2 सेंट्रियोल हैं जो एक दूसरे से 90 के एंगल पर लगे हुए हैं, तो ये बन गया सेंट्रोजोम. ये स्ट्रक्चर सेल डिवीजन में मदद करती है, ध्यान रखना, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी एनिमल सेल का, प्लांट का नहीं लगाना, ठीक है. चलो दूसरी बात सुनो, ये सेंट्रियोल बनना कैसा होता है, एक्चुअली होता कैसा है. तो सेंट्रियोल कुछ नहीं होता, ये जैसे फ्लैजिला दिख रहा है ऐसा ही होता है सेंट्रियोल, ऐसा ही. उसमें पता क्या होता है, जो ये ए बी है ना, तो ये सी हो जाते हैं, मतलब 3 हो जाते हैं, 3 ए बी सी, तो माइक्रोट्यूब्यूल 3 ट्रिपलेट होते हैं. और सेंटर वाले डबलेट नहीं होते ये दोनों, और ना सेंट्रल पे शीथ होता, सेंट्रल वाला शीथ नहीं होता, ना सेंट्रल पे कोई डबलेट होता, कुछ नहीं होता. तो बस पेरिफेरल पे 9 ट्रिपलेट हो जाते हैं, तो 9+0 हो जाएगा अरेंजमेंट. सेंटर पे तो कुछ है नहीं, तो वहाँ 9+0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको. बस इतना सवाल बनेगा, कर देना, ठीक है. बाकी स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल की बनी है, बस इतना ही सवाल है. रेडियल स्पोक्स भी हैं. सेंटर पर एक प्रोटीन होती है जो हब बनाती है, उसे हब कहते हैं. मतलब सेंटर में ऐसे बस एक प्रोटीन होगी, बस उसे कहते हैं हब. इस तरह का नहीं होता, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते, ठीक है. चलो, तो यहाँ सवाल बनेंगे कुछ ऐसे ऐसे, जैसे लिखा है सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. सिलेंड्रिकल याद करना है. दे आर सराउंडेड बाय द एनॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स, उसके चारों तरफ उससे बनता है. बोथ द सेंट्रियोल सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर 90 एंगल, याद करना है, दोनों एक दूसरे से 90 एंगल पर होते हैं, याद करना है, आएगा पेपर में. एंड इन विच द ईच सेल हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल, ये सवाल आएगा, कार्टविल के स्ट्रक्चर बनाते हैं. दे आर made of the 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein, each of the peripheral fibril is triplet. तो बता ही दिया मैंने. The adjacent triplet are linked by the linked, वो भी जुड़ा भी होगा जैसे वहाँ जुड़ा था. Central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous, उसे कहते हैं hub, which is connected with tubule with the peripheral by radial spokes. ऐसे होते हैं यहाँ भी जो प्रोटीन के बने होंगे.
सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी, ये है सवाल नीट का। सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाएगा, जब सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ोगे बताऊंगा। सेंट्रियोल जो है वो आपका एनिमल सेल में सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है न्यूक्लियस। लिखा है न्यूक्लियस इन सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन, बता दिया मैंने, एज अर्ली इन 1831, ईयर याद करना है। लेटर द मेटेरियल न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाइएसिटोकार्मिन was given the name chromatin by Fleming, ये नाम याद कर लेना। फिर लिखा है द इंटरफेज न्यूक्लियस, एक्चुअली जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तब की बात हो रही है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती उस टाइम पर जो अंदर का जो मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिन फाइबर्स, ढीले ढाला डीएनए प्रोटीनों के साथ जुड़ा होता है, बहुत डेंसली कंडेंस्ड पैक नहीं होता, समझ रहे हो। जब सेल डिवाइड करती है तब होता है, क्रोमोसोम बनाता है पैक होके। तो लिखा है द इंटरफेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट्स नॉट डिवाइडिंग एज ए हाईली एक्सटेंडेड ढीला ढाला एंड इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर कॉल्ड द क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स इन वन और मोर स्पेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस। मैट्रिक्स न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, वहाँ पर एक स्पेरिकल बॉडीज मिलती हैं, एक या एक से अधिक, जिन्हें न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो पता क्या होती हैं, कुछ नहीं होती, क्रोमेटिन ही होता है वो भी। न्यूक्लियोलस भी कुछ ही क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ उन्होंने असेंबल करी होती है। न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम ने ही असेंबल करी होती है, दैट इज ए क्रोमेटिन ओनली। मतलब न्यूक्लियोलस इज नथिंग बट ए डीएनए एसोसिएटेड विद सम प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये तो ये ऐसा सीन है, मतलब न्यूक्लियोलस में भी डीएनए है और उस डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए, यूकैरियोट्स में। ये ध्यान रखना आप ये वाली बात। वैसे नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स है सारे, उनके डीएनए से तो कुछ कुछ बनता है, टीआरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, पर न्यूक्लियोलस जहां अरेंज कर रखी है क्रोमोसोम्स ने, क्रोमेटिन ने, वहां पर आपको पता क्या मिलेगा, राइबोसोम जो मतलब आरएनए बनता है उस डीएनए से, ये ध्यान रखना बस। और ये यूकैरियोट में है भाई, प्रोकैरियोट में नहीं, ठीक है। ऐसा ना सोच लेना कि प्रोकैरियोट में, खुद ही ना बना लेना कि प्रोकैरियोट में तो होगी, मतलब होगी उसमें भी, ऐसा खुद ना सोचना, क्योंकि कहोगे ये तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, न्यूक्लियोलस तो कुछ होती नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड तो ये होगी नहीं, तो वहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। तुम सोच लोगे ऐसा कभी खुद से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फिर होगी, एज रिवील्ड द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ दो पैरेलल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उनके बीच में स्पेस ये होता है, याद करना है। और ये बाहर का मटेरियल जो है वो सेल न्यूक्लियस के अंदर आता है, कैसे आएगा, तो उसके लिए इसके अंदर मिलते हैं न्यूक्लियर पोर, ध्यान रखना ये बात। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर से आरएनए निकल कर बाहर जाते हैं और प्रोटीन अंदर आती हैं, तो ये रास्ता बनाते हैं। लिखा है कि that is the form a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. The outer membrane usually, नीट में आएगा, मार्क कर लो, outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum. आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टीन्यूस रहती है, एंड ऑल्सो विद बियर राइबोसोम इन इट। मतलब ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम होते हैं, ऐसा ना सोच लेना कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर राइबोसोम नहीं होते, उस पर भी होते हैं, ठीक है ना। And at number of the place the nuclear envelope is interrupted by the minute pore which are formed by the fusion of the two membrane. These nuclear pore, actually pore नहीं होते, pore complex कहते हैं। The nuclear pore are the passes through which the movement of RNA and protein occur, ठीक है। Normally there is no only one nucleus per cell, पर कभी कभी देखते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना कहाँ है। Some mature cell even lack the nucleus, ध्यान रखना, आरबीसी में नहीं होता, सीव ट्यूब में नहीं होता, पर सीव ट्यूब लिविंग होती है, ये ध्यान रखना। एंड सीव ट्यूब फ्लोएम में होती है। यार ये तो कट ही गया ना, फ्लोएम जाइलम कितना अच्छा था, चैप्टर ही कट गया। वुड यू कंसिडर दीज एज लिविंग? यस। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस मिलती है, एंड क्रोमेटिन। द न्यूक्लियोलस आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब ये खुद कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कुछ होता ही नहीं है, बस अरेंजमेंट है क्रोमेटिन का। एंड बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, दैट मीन्स इट इज ए क्रोमेटिन, इट इज ए डीएनए पार्ट that is forming the rRNA by transcription. लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियस, मतलब उन सेल्स में जिनमें ज़्यादा प्रोटीन बनती है ना, उनमें ज़्यादा राइबोसोम्स बनते हैं, तो उनमें ज़्यादा बनती है, ज़्यादा होती हैं, लार्जर होती है, मतलब ऐसा कह रहे हैं वहाँ न्यूक्लियस, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ज़्यादा भी होती है कई कई सेल में, ऐसा है। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, छोड़ो, जाने दो।
देखा, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, हैज़ ए लूज इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, दैट इज क्रोमेटिन. But during the cell division, the cell shows structural chromosomes in place of the nucleus. Chromatin contain DNA. ये नीट में आएगा, मार्क करो. Chromatin contain DNA and some basic protein called the histone, some non-histone protein and RNA. तो बच्चे ना क्रोमेटिन में RNA नहीं लगाते, ध्यान रखना भाई, गलत ना कर देना है. A single human cell has approximately 2 meter long DNA that is associated with inside the nucleus. और ये सब बातें यहाँ 12th क्लास में पढ़ाई जाएंगी, जो मैंने पढ़ा दी है. नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले चैप्टर का लिंक होगा प्लेलिस्ट के अंदर, 12th वाली में जाकर के देख लो फटाफट, ठीक है ना, वन शॉट वीडियोज़ में. एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल. फिर ध्यान रखना, क्रोमोसोम केवल विजिबल होते हैं डिवाइडिंग सेल में. लिखा एसेंशियल ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है उसके ऊपर, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं, ये सवाल आएगा. और जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है उसके चारों तरफ, दोनों तरफ, उसे काइनेटोकोर कहते हैं. मतलब ये दिख रहा है यहाँ पे, मतलब जो जैसे सेल के बीच, मतलब क्रोमोसोम के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन है, दैट इज सेंट्रोमियर. उसके बराबर में प्रोटीन होती है लगी हुई, दैट इज काइनेटोकोर. ये सेल डिवीजन में बताऊंगा इसका काम, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर आके लगेंगे ये, ठीक है. फिर लिखा है कि एंड सेंट्रोमियर होल्ड द 2 क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर. द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप. तो यहाँ लिखा हुआ है, बस फोटो देख लो फटाफट. जिनका सेंट्रोमियर बीच में है बाबू वो मेटासेंट्रिक, जिनका थोड़ा इधर है वो सब मेटा, जो इधर है एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक. 4 तरह के दिखाए हैं. छोटे वाली आम को कहते हैं पी, बड़े वाली आम को कहते हैं क्यू. बस इतना 2 सवाल बन गए, वरना कुछ करनी है. तो इसकी शेप पूछ लेंगे सेल डिवीजन में, जब एनाफेज होती है तो इसकी शेप होती है एनाफेज में वी, इसकी शेप होती है एल, इसकी होती है जे, इसकी होती है आई. तो ये शेप का सवाल पूछते हैं एनाफेज में, इनकी ये शेप बन जाती है सेल डिवीजन में, ठीक है. बस इतना ही बनेगा इसमें से. तो एंड द लास्ट लाइन इज सम टाइम ऑफ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग. ये वर्ड याद रखना है, सम टाइम ऑफ यू. बाबू जो क्रोमोसोम जो न्यूक्लियोलस को अरेंज करवाते हैं ना, उनकी बात हो रही है. तो दे हैव ए नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट ए कॉन्स्टेंट लोकेशन. एक जगह पर उनमें एक और कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है, दैट इज सेटल, मतलब दैट इज NOR वहाँ पे होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन. और दे गिव अपीयरेंस लाइक ए स्मॉल फ्रेगमेंट कोल्ड सेटेलाइट. तो मतलब उन क्रोमोसोम्स में पता ही होता है, मतलब ये है वो क्रोमोसोम, तो एक कॉन्स्ट्रिक्शन तो ये है और दूसरा यहाँ पे है इस तरह से. तो ये क्रोमोसोम फिर आपके कहलाते हैं, ये वाला पार्ट किनारे वाला कहलाएगा सैटेलाइट. तो सैटेलाइट से आप एकदम पहचान लोगे कि ये वो वाला है जो न्यूक्लियस को अरेंज कराता है. यहाँ पे NOR रीजन होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. फिर लिखा है माइक्रोबॉडीज़. ध्यान रखना, माइक्रोबॉडीज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है भाई. कितनी? सिंगल, डबल नहीं. एंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स होती हैं जिनके अंदर इंजाइम्स होते हैं, जैसे पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, ये सब होते हैं. कभी भी पेरोक्सिसोम का सवाल हो तो आपको पता है फोटोरेस्पिरेशन आंसर होगा. कभी भी ग्लाइकोसिसोम का सवाल हो उसका आंसर होगा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. ये 2 सवाल याद कर लेना. बाकी आपका चैप्टर हो गया सेल वाला ख़त्म. होप सो आपको अच्छा लगा होगा. वीडियो ध्यान से देखी होगी, नहीं देखी तो दोबारा देख लो, कोई बड़ी वीडियो नहीं है, 1 घंटे कुछ की वीडियो है. तो आपको अगर इससे पहले की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखना. और अगर आपको कोई अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना कमेंट करके. और शेयर करना दोस्तों को, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर देख ली है तो, ठीक है ना. थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए. टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.